हमने लास्ट टाइम क्या किया था, ये वाले क्वेश्चंस किए थे जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के थे। तो हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की थी और इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म की थी, राइट। नाउ टुडे वी कम टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो अब हम आते हैं सेकंड ऑर्डर इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर तक तो आप लोगों ने ट्वेल्थ में भी की है शायद, है ना, लेकिन सेकंड ऑर्डर की आप लोगों ने नहीं की, विच इज नाउ दीज थिंग्स आर न्यू टू यू, इजंट इट? ये की है, ये नहीं की ट्वेल्थ में, सेकंड ऑर्डर नहीं की। सो अब आपका इंटरेस्टिंग पार्ट आपके लिए शुरू होता है, okay? जो कि है सेकंड ऑर्डर का। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन equations of second order with constant coefficients, okay? ये आज हम शुरू करते हैं। सो इफ यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, विच इज ऑफ द टाइप, the differential equation d2 by over dx square plus p dy by dx plus q by equal to r। हाँ, सेकेंड ऑर्डर किया है, ओके। सो वी स्टार्ट दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो यहाँ पर p एंड q दे आर कांस्टेंट्स, ओके, एंड r इज ए फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। ये राइट हैंड साइड पर अभी तक अधिकतर हमें 0 0 ज़्यादा होता था, राइट, 0 0 होता था ना हमारा। तो अब हमारा यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अभी हमारा r है, ओके। सो हियर p एंड q, where p and q are constants and r is a function of x, किसी का वो खुला हुआ है लगता है, अंकित, and r is a function of x और कांस्टेंट, ओके। ये हमारी इस तरह की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, ओके। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास सेकंड ऑर्डर की, विच इज d2 by over dx square plus p dy by dx plus q by equal to r, where these coefficients p and q, they are functions, they are constants, and r is a function of either x or it is a constant, means right hand side is either a function of x or a constant. Then in this case, first of all you have to remember few things. So note down that here the symbol d, you know, symbol d किस चीज के लिए होता है? This stands for differentiation, okay? So d का मतलब क्या है हमारा? d equal to d by dx, एंड अगर dx लिखा है तो इसको इस तरह से हो जाता है, ये d by लिख लो, d by लिखा है तो d by dx, okay? And if you write d2 by, then this is equal to d2 by over dx square. तो ये सिंबल तो आपको पता है, राइट? बट इफ इट इज रिटन, लेट अस से 1 by d here stands for integration. 1 by d सिंबल यूजुअली यूज नहीं करते ना हम,
So this 1 by d, this stands for the operation of integration. Similarly, agar if it is written like 1 over d square, this stands for the integration, okay, twice कौन नहीं, किसी का नहीं आ रहा और आएगा भी तो आई विल नॉट एक्सेप्ट. जब ईमेल से सबने किया है तो देन ही शुड आल्सो ज्वाइन फ्रॉम दैट. जैसे आप लोगों ने किया है उसको वैसे ही ज्वाइन करने दो. मैम एक बार आप ग्रुप पे अच्छे से लिख दीजिए कि ईमेल से ही ज्वाइन करो. हाँ नहीं, अभी तो लास्ट टाइम तो सबने ईमेल से ही ज्वाइन किए थे. ईमेल से ही तो किए थे लास्ट टाइम सबने. लास्ट 2 क्लासेस से आई थिंक ईमेल से ही ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग. मैम कर तो रहे हम लोग 3-4 क्लासेस से, लेकिन बच्चे 40 से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं. वो तो पहले भी नहीं जाते थे कई बार. तो मुझे लगा कि पहले भी नहीं जाते थे. अभी किसी का रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहा है. सो दिस मीन्स के मतलब कोई अभी नहीं ज्वाइन करना चाहता. मेरे पास रिक्वेस्ट दिखती है ना अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो, बट वो नहीं दिख रही है इस समय. ओके ओके. So now this equation, that is equation number 1, you can write in the operator form. Okay, now equation 1, now equation 1, okay, can be written in the operator form. Okay, वो क्या आ जाएगी हमारी d2 बाई प्लस पी डी बाई प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर. राइट, हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 को d की फॉर्म में लिख दिया है. सो d2 बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये d2 बाई है. सो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया. राइट, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, और बाई को मैं बाहर लिख देती हूँ. ओके, ब्रैकेट से मैंने इसको बाहर लिख दिया एंड दिस इज इक्वल टू आर. ओके, now this equation, okay, has complete solution. इस equation का हम solution कैसे लिखते हैं, the complete solution would be complementary function plus particular integral. तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. नाउ वी विल रीड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल. राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं कई बार इसी तरह से भी लिख देती हूँ क्योंकि ये इक्वेशन है d2 बाई प्लस पी डी बाई प्लस क्यू बाई इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन हमारा इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बाई इक्वल टू के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैं CF लिख देती हूँ, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये लिख देती हूँ. Okay, so now let us see how to find out complementary function and how to find out particular integral. So let us find out कि कैसे करते हैं. So method of finding the complementary function. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारी जो भी कुछ इक्वेशन दी है और राइट हैंड साइड पर जो भी कुछ दिया है उसको हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ओके,
तो हमारा राइट हैंड साइड पर कुछ भी फंक्शन दिया है हम उसको 0 रख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट हैंड साइड इज रिप्लेस्ड बाय 0. सो फर्स्ट रूल क्या है, इन फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, in finding the complementary function, right hand side of the given equation should be replaced by 0. This given equation is replaced by 0. Okay, so if you replace right hand side equal to 0, तो ये equation बन जाती है d square plus pd plus q equal to q by equal to 0, right? Now the second step is, okay, that we let us substitute by equal to c1 e to the power mx, okay, or let us assume by equal to c1 e to the power mx be your complementary function, be the complementary function of our equation, of given equation. Okay, तो अगर if you substitute by equal to c1 e to the power mx and if you differentiate it, then if you write dy by dx, okay, तो हमारा क्या आ जाएगा, dy by dx means you are differentiating it with respect to x, तो ये आ जाएगा हर बार यहाँ पर m एक आता जाएगा, राइट? तो अगर आप इसको 2 बार करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन. ओके, तो क्योंकि c1 तो हमारा कांस्टेंट है और m भी हमारा कांस्टेंट है, तो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the values of by dy by dx, d2 by over dx square in equation 1, okay, then ये क्या आ जाएगा, c1 e to the power mx, ये तो हम बाहर ले सकते हैं, अब वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखोगे तो d2 बाई ओवर dx स्क्वायर की आ जाएगी m स्क्वायर, के बाहर m स्क्वायर प्लस ये होल फंक्शन, सो m स्क्वायर c1 e to the power mx, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो m c1 e to the power mx, so c1 e to the power mx हमेशा कॉमन आएगा, so therefore I have written c1 e to the power mx outside, and inside in this bracket you get m square plus pm plus q equal to 0, okay, or from this equation you get m square plus pm plus q equal to 0, and this equation is known as auxiliary equation. This equation is known as auxiliary equation. Okay, now we solve this auxiliary equation. थर्ड स्टेप में अब हमारा आया, what do? We solve this auxiliary equation, so solve the auxiliary equation. Okay, now if you solve this auxiliary equation तो क्या होगा, तुम्हें रूट्स मिलेंगे. Okay, so by solving this auxiliary equation, इसको भी कुछ नाम दे सकते हो, equation A, okay, we get different roots, so we by solving this equation, okay, we get different values of m. Okay, now if these roots are real and different, case 1, okay, when roots are real and different,
मैम इक्वेशन ए में ये आरएचएस साइड 0 होना चाहिए क्यों? नहीं, जो भी कुछ राइट हैंड साइड पे है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कुछ भी राइट हैंड साइड पे दिया हुआ होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले हमें निकालनी होती है। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हमारा जो भी फंक्शन होता है, जो भी हमारी इक्वेशन दी होती है, उसको राइट हैंड साइड जो भी कुछ दिया होता है उसको सबसे पहले 0 रख देते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। पहले पूरा लिख लो, फिर दोबारा मैं फिर से बताऊंगी, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ओके, पहले लिख लो, दैट इज क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि तुम बीच में अटक जाओगे। पहले इसको लिखकर और फिर से मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डाउन। सो ये हुआ हमारा केस 1, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। सो सपोज इफ m1 and m2 are the roots of equation A, okay, then the complementary function is बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, अभी आप लोगों को इसमें बहुत अच्छा लगेगा करने में। तो c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। अगर हमारे रूट्स, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन नंबर ए को, तो हमें रूट्स मिलते हैं। ओके, सो ये रूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो कई केसेस आएंगे इसमें, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या रूट्स एक जैसे आ गए हमारे के, या रूट्स हमारे इमेजिनरी आ गए, तो उन केसेस में हम सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। तो ये फर्स्ट केस मैंने लिखा है, व्हेन रूट्स आर रियल के एंड इफ दे आर डिफरेंट मीन्स अलग अलग नंबर जो भी कुछ आएगा आपका। ओके, तो यहाँ पर उसको जनरलाइज फॉर्म लिख रही हूँ अभी मैं, इसलिए m1 m2 लिखा है। सो इन दिस केस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता है y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। ओके, तो अभी मैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी बाद में बताऊंगी। राइट, नाउ केस 2, case 2, when roots are real and equal, कहाँ पहुंच गए, roots are real and equal. Okay, so if roots are real and equal, इसका मतलब क्या हुआ कि if you have two roots, okay, if both the roots, let us say if m1 and m2 are two roots and if they are equal, this means if m1 equal to m2 equal to let us say m, okay, then you can write, so in case the roots are m1 equal to m2 equal to let us say m, okay, that is they are equal, m1 and m2 are equal, then the complementary function is, okay, so यहाँ पर by की जगह let me write down complementary function, otherwise फिर बाद में confusion ना हो तुमको। then the complementary function is equal to, ये क्या आ गया आपका, c1 plus c2x e to the power mx। okay, now let us see the case 3rd. So case number 3, when roots are imaginary, roots are imaginary. So imaginary roots means they are in the form of a plus ib or alpha plus I beta. Okay, so if the roots are alpha plus minus I beta, okay, then the solution would be y equal to
e to the power alpha x, okay, c1 cos of beta x plus c2 sin beta x, or let me remove by, again let me write complementary function क्योंकि आधा पार्ट निकाल रहे हैं हम, so I cannot write by, so complementary function, okay, or complementary function equal to c1 e to the power alpha x cos of beta x plus c2, or complementary function equal to c1 e to the power alpha x sin beta x plus c2. तो अगर if your roots are imaginary, let us say alpha plus minus I beta, then you can write your solution in these three equivalent forms. किसी भी एक फॉर्म में आप लिख सकते हो, इट इज अप टू यू कि आप कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो, किसी में भी लिख, दोनों के कंबाइंड में लिख दो, चाहे अकेले कॉस की फॉर्म में लिख दो, चाहे अकेले साइन की फॉर्म में लिख दो, इट इज अप टू यू. ओके, नाउ द केस 4 इज case 4 is when you have imaginary roots and these imaginary roots are repeated, means you get these roots twice. Okay, so imaginary roots and in this case the complementary function is e to the power alpha x, okay, c1 plus c2x cos of beta x plus c3 plus c4x sin beta x. okay, तो ये 4 केसेस हैं, ये आपको याद रख लेने हैं. नाउ आई टेक वन एग्जाम्पल, उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल. सो लेट अस सॉल्व दिस. सॉल्व d2 by over dx square plus minus 8 dy by dx plus 15 by equal to 0. सपोज ये इक्वेशन दी है, तो यहाँ पे तो हमारा राइट हैंड साइड 0 है. अच्छा, होता क्या है किसी भी इसमें इस टाइप की इक्वेशन में कि अगर राइट हैंड साइड पर तुम्हारा 0 है तब तो हमारे सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है दैट इज योर टोटल सॉल्यूशन. बट अगर किसी में राइट हैंड साइड नॉन जीरो है देन यू नीड पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, सो यहाँ पर हमारा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है इस वाले एग्जाम्पल में, सो वी डोंट नीड टू राइट डाउन पर्टिकुलर इंटीग्रल. हियर ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लिखेंगे दैट इज योर सॉल्यूशन. ओके, सो क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं कि वट एवर इज ऑन द राइट हैंड साइड वी पुट इट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमें 0 ही दिया हुआ है, सो देयरफॉर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल इस केस में आएगा ही नहीं. ओके, एंड नाउ दिस इक्वेशन यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डी. This means in the operator form. So if you write down this equation in the operator form, then it becomes, okay, now isko let us take equation number 1. Now we write down equation number 1. Now the given equation number 1 can be written in this form, in the form d2 by, so d2 by minus 8 d by, okay, plus 15 by equal to 0 लिख सकते हैं हम ऑपरेटर फॉर्म में. ओके, अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि d की फॉर्म में ही लिख देते हैं, m की फॉर्म में हम नहीं लिखते, सीधे d की फॉर्म में लिख देते हैं. उसका रीजन ये होता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन fm इक्वल टू 0 गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ m एज
योर इक्वेशन एफ डी इक्वल टू 0 गिव्स फॉर डी। ओके, सो हम क्या करते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 8d एंड ये क्या है +15 बाई इक्वल टू 0 एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखते हैं, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं ए ई से लिखती हूँ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इन दिस केस इज डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 15 इक्वल टू 0। ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है। ओके, नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन, जैसे कि इक्वेशन सॉल्व करते हैं इस तरह की, सो सॉल्व करो इसको। तो ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस माइनस 5d प्लस 15, ऐसे ही करते हैं ना हम लोग, इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने हैं हमें, तो हम इस तरह से करते हैं। देन डी माइनस 3, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका -5, देन दिस इज डी माइनस 3 इक्वल टू 0। सो हमारे पास ये आ गई d माइनस 3 d माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास रूट्स आ गए d इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 5। सो हमारे पास दो रूट्स आ गए, d इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 5, एंड इसको बाय लुकिंग एट इट यू कैन मेक आउट दैट दीज रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, राइट। सो दीज रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, सो रूट्स आर real and different, right? And if roots are real and different, तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखते हैं? नाउ सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट इन दिस केस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज ऑलरेडी 0 बिकॉज राइट हैंड साइड इज गिवन टू यू 0। सो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो यहाँ पर 0 ही है, तो ये पार्ट तुम्हारा आएगा ही नहीं। ओके, सिर्फ ये पार्ट आएगा जिसको कि हमने कैलकुलेट किया है, एंड देयरफॉर दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन। बाई इक्वल टू, इसको कैसे लिखा था, इफ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, c1 e टू द पावर m1x, सो c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 5x। so this is your solution, this is your answer for this given equation। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये m की जो फॉर्म में हमारी इक्वेशन आई है, यहाँ उसको d की फॉर्म में ही हम सीधी लिख देते हैं। प्रैक्टिकली हम ऐसे ही करते हैं। ओके, सो आई जस्ट नोट डाउन हियर, इट इज ऑब्जर्व्ड that the auxiliary equation fm equal to 0, fm इसलिए लिख दिया, वो m का फंक्शन है पूरा, इसलिए fm equal to 0 gives the same value of m as the equation fd equal to 0। ओके, यहाँ पर ये d का फंक्शन है इसलिए मैंने fd लिख दिया है, fd equal to 0 gives of d। ओके, hence fd equal to 0, that is क्या थी वो इक्वेशन, d स्क्वायर प्लस pd प्लस q equal to 0, okay, can in general be regarded as auxiliary equation। ये मैंने यहाँ पर नोट लगा दिया। ओके, so in practice we do not replace d by m, okay, to form an auxiliary equation, to form the auxiliary equation। The equation
in D may be regarded as auxiliary equation. मैम वो डू नॉट होगा या डू होगा? कहाँ पर? मैम ये ब्लू वाले में। हाँ, डू नॉट। मैम बट हम लोग तो रिप्लेस कर दिए ना। डी को हम एम से कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं? डी की फॉर्म में ही तो रख रहे हैं हम। हाँ। ठीक है, हम्म। हाँ, डी की फॉर्म में ही हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। ओके, उसको हमने एम में नहीं बनाया, उसको एम की फॉर्म में भी लिख सकते थे हम। पहले हम करते थे कई बार ऐसे कि एम की फॉर्म में लिखते थे, फिर उसको, अब ये मोस्टली बुक्स में ऐसे नहीं दिया हुआ, सीधे डी की फॉर्म में ही लिखते हैं। तो प्रैक्टिकली वो इक्वेशन भी हमारी हर बार उससे सेम आती है, जो एम से हम निकालना चाहते हैं वही डी से आती है, तो इसलिए फिर प्रैक्टिकली आप यूज़ नहीं करते हैं उसको। बट हमने जब सीखा था तब वहाँ पर इसी तरह से करते थे, उस टाइम पे एम से करके कर लेते थे हम लोग। बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यू विल सी इन ईच क्वेश्चन कि इसमें कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बिना बात के क्यों करना है ना, कि पहले एम में लिखो फिर उसको अगेन डी में लिखो एंड फिर उसको करो। सीधे डी में लिख के और कर लेते हैं हम, हर बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सॉल्व d2 by over dx square minus 6 dy by dx plus 9 by equal to 0. मैम हाँ, ये जो इक्वेशन C1 C2 आई थी क्या? C1 C2 दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ओके। जितने भी हम C1 C2 वगैरह सब लिखे हैं वो सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। C आया या C1 आया या C2 आया, दे आर ऑल कॉन्स्टेंट। M1 एंड M2 भी कॉन्स्टेंट ही हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, बट C1 एंड M1 एंड M2 दे आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स। दे आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन बट दे आर कॉन्स्टेंट्स, राइट? ओके मैम। Okay, now again this next example, solve this equation. So ये भी सेम तरह का है, जैसे अभी हमने किया था वैसा ही है। इसमें भी हमें राइट हैंड साइड पे 0 दिया है, तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा? बाई इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। बट राइट हैंड साइड जिसकी 0 हो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा 0 होता है हमेशा। ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने की जरूरत नहीं होती इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें लिखनी है एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन कर देना है। जो भी कुछ हमारे रूट्स आएंगे अकॉर्डिंगली वी कैन राइट डाउन सॉल्यूशन। सो यहाँ पर फिर से लिखो, गिवन इक्वेशन हमारे को ये दी हुई है, और गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन इन द ऑपरेटर फॉर्म। सो राइट डाउन इट इन ऑपरेटर फॉर्म। तो ऑपरेटर फॉर्म में ये इक्वेशन क्या आ जाएगी? d2 by -6 dy प्लस 9 by इक्वल टू 0। और इससे हम क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 बाई इक्वल टू 0। ओके, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या आ गई? 10। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसको बस सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? दिस इज d माइनस 3d माइनस 3d करके लिख सकते हैं, राइट? सो दिस इज d माइनस 3 एंड माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया तो ये d माइनस 3 इक्वल टू 0। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ हमारे रूट्स क्या आए हैं? 3 and 3, दो रूट्स आए हैं विच आर इक्वल। सो दीज रूट्स आर इक्वल, दे आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल के केस में क्या होगा? अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दिस केस क्या आ जाएगा? c1 प्लस c2x e टू द पावर mx होता है ना, तो m की जगह यहाँ d है हर जगह, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 3x। ओके, सो योर कंप्लीट सॉल्यूशन इन दिस केस इज y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, but this is 0, only this thing complementary function is the total solution. So therefore your solution is y equal to c1 plus c2x e to the power 3x, केस सेकंड था जो, राइट?
Now let us take this next example. Solve d2 by over dx square plus 4 dy by dx plus 5 by equal to 0. Okay, so again let us solve this equation. So if you solve this equation, then again you get auxiliary equation and then you get roots and then you can write down the solution. So in this case यहाँ पर हमारी equation क्या आ रही है, d square plus 4d plus 5 by equal to 0. ऑपरेटर फॉर्म में हमारी ये आ गई. अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट. सो ये हमारी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन. नाउ यू कैन सॉल्व दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन, यू कैन गेट रूट्स. तो ये इसमें किस तरह के रूट्स आएंगे आपके, इमेजिनरी. सो यहाँ पर फाइंड आउट रूट्स. तो d इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप. सो माइनस 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. सो a यहाँ पर 1 है, ये होता है ना. इफ यू हैव योर इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन हमारे रूट्स इमेजनरी होते हैं. एंड देन इन दिस केस हम क्या करते हैं, रूट्स कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. तो श्री धराचार्य फॉर्मूला है. धराचार्य फॉर्मूला धराचार्य फॉर्मूला ये कौन बोल रहा है, इसको रिमूव मैं करती हूँ. मैम ये क्लास के बच्चे हैं. मैम ये बोल रहा हूँ कि श्री धराचार्य फॉर्मूला ही तो है ये, माइनस बी प्लस. धराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, मैम हमको पढ़ाया था, वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर. मैंने कभी नाम नहीं सुना है श्री धराचार्य. क्वाड्रेटिक, अच्छा क्वाड्रेटिक को बोल रहे थे. मुझे पता नहीं भाई. हिंदी में इसको श्री धराचार्य फॉर्मूला. इतनी हिंदी मत बोलो, फिर तो फिर तुमको रेलगाड़ी को भी बहुत बड़ी उसकी वो बनानी पड़ेगी. ऐसे नहीं, नॉर्मल हिंदी बोलो जो कि मुझे भी समझ में आए. बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी स्पीकिंग एरिया, बट अगर मुझे भी नहीं समझ में आ रही है दिस मीन्स कि वो बड़ी जरा ज़्यादा ही गुड हिंदी है. सो प्लीज़ ऐसी हुई हिंदी बोलिए कि सबको समझ में आया आपके ग्रुप में. ओके, सो आई एम सॉरी फॉर दैट. मैंने सोचा कि कोई इसमें भी कोई अनवांटेड पर्सन है. ओके, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4 बाई 2 आ गया ये. ओके, सो ये रूट्स हमारे क्या आ गए, माइनस 2 प्लस माइनस आई. ओके, सो देयरफॉर ये हमारे रूट्स किस तरह के आ गए, इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, राइट. दीज आर इमेजिनरी रूट्स. सो देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज क्या था हमारा, किसी भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तीनों फॉर्म में हम किसी में भी लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन. सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 की फॉर्म में या तो लिख दो. तो ये क्या आया c1, ओके, फिर क्या था e टू द पावर अल्फा एक्स. अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 2. ये किस फॉर्म में है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा की फॉर्म में है ना ये. तो ये c1 e टू द पावर अल्फा एक्स का क्या मतलब हुआ, c1 माइनस 2x. एंड अगर आप कॉस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पर. सो बीटा एक्स प्लस c2, ये आंसर हो गया. या तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते थे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर माइनस 2x साइन x प्लस c2
और इसको इक्विवेलेंटली, ये तीनों इक्विवेलेंट फॉर्म है, और हम लिख सकते थे e टू द पावर c1 e टू द पावर अल्फा x। सो e टू द पावर अल्फा x क्या है वो -2x, और क्या था, c1 नहीं था ना इधर बाहर, c1 यहाँ था, c1 cos ऑफ बीटा x, सो cos ऑफ x प्लस c2 sin x। तो ये किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं आंसर इसका। ओके, आंसर हमारा यहाँ पर इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, बट दिस इज इक्वल टू 0, so your full answer is only complementary function, which you can write in any one of the form written above। समझ में आ गया? Good. So let me once again quickly repeat it, then I go further. Okay. So ये देखो, ये हमारी इक्वेशन दी हुई थी, ये हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, सेकेंड ऑर्डर, ओके, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की थी। यहाँ पर हमारे पी एंड क्यू कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एंड राइट हैंड साइड जो भी कुछ होता है दैट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिंबल डी जो है, कैपिटल डी, दिस स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन, और ये आपको पहले भी पता है कि कैपिटल डी से हम डिफरेंशिएशन का सिंबल डिनोट करते हैं, एंड इसकी वैल्यू क्या है हमारी, इट्स ए ऑपरेटर। ऑपरेटर मीन्स इट ऑपरेट्स ऑन समथिंग, सो तभी इसकी मीनिंग है, अदरवाइज तो मीनिंग ही नहीं है। तो हम डी लिखते हैं, डी का मतलब है डी बाई डी एक्स हियर, एंड इसको अगर तुम 2 बार कर रहे हो तो दिस इज d2, सो d2 बाई इज d2 बाई ओवर dx स्क्वायर। बट यहाँ पर ये सिंबल नया था 1 बाई डी, हम इंटीग्रेशन के लिए ये सिंबल यूजुअली यूज नहीं करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं, बट अदरवाइज और कहीं यूज नहीं होता है ये सिंबल खास। सो 1 बाई डी स्टैंड्स हियर फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, एंड 1 अपॉन डी स्क्वायर स्टैंड्स फॉर द इंटीग्रेशन ट्वाइस। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ऑपरेटर फॉर्म में, एंड ऑपरेटर फॉर्म में लिखने के बाद हमें पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है कि पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, एंड देन फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो अभी आपने जितने भी एग्जाम्पल देखे उसमें आपने सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला है, बिकॉज मैंने अभी आपको जो रूल बताए हैं वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने वाले बताए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी राइट हैंड साइड पे चीज है उसको हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड वाली चीज को 0 रख देते हैं। पर अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताए थे उसमें राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 0 ही दिया हुआ था, सो देयर वाज नो प्रॉब्लम, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालने की जरूरत नहीं थी। अब पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाती है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग, बाय रिप्लेसिंग राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। सो इफ यू रिप्लेस राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ओके, तो उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास रूट्स आ जाते हैं। ओके, तो वो रूट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, लाइक तुमने देखा ही कि आइदर दे आर रियल और डिफरेंट, ओके, और रियल भी हैं और अलग अलग भी हैं, या रियल भी हैं, ओके, और इक्वल भी हैं, या हमारे रूट्स क्या हैं, इमेजनरी हैं, ओके, या हमारे रूट्स इमेजनरी भी हैं और रिपीटेड भी हैं। ओके, सो इस तरह से तुमने देखा कि हर केस में हम किस तरह से सॉल्यूशन लिखते हैं। और ये जो तीनों एग्जाम्पल थे वहाँ पे राइट हैंड साइड हमारा क्योंकि 0 था इसलिए हमें कुछ रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 दिया हुआ था। तो हम जब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा क्योंकि 0 ही होता है इसलिए हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हो जाता है इन दिस केस। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, जहां पर कि राइट हैंड साइड पर भी आपको कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ होता है। ओके, सो यहाँ पर there are some standard rules, working rules for finding the particular integral, okay, when the right hand side is some function of x, but what type of function of x?
like if it is a function of like e to the power ax, or if it is a function of sin x, or if it is a function cos x, okay, तो वहां पर अगर राइट हैंड साइड पे अलग अलग फंक्शन दिए हैं, जैसे कि सपोज तुम्हें दिया है e टू द पावर ax मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या साइन फंक्शन है, या कोसाइन फंक्शन है, okay, या कई बार कंबाइंड भी होते हैं, okay, तो इन दैट केस हम कैसे सॉल्व करें? तो उस केस में जब राइट हैंड साइड पे कुछ भी होता है, राइट हैंड साइड पर कोई भी फंक्शन है हमारा x का, तो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, लेकिन उस पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हमारे पास रूल्स हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स वी कैलकुलेट दीज पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालते ही निकालते हैं हर एक में, जितने भी अब एग्जाम्पल हैं उन सब में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल और निकालेंगे एक्स्ट्रा। ओके, सो लेट अस सी, सो वर्किंग रूल्स। एक्सक्यूज मी हाँ, मैम, हमारी लैब क्लास होगी तो अच्छा टाइम हो गया क्या? यस अच्छा ठीक है, मैम। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो कल कर लेते हैं, क्योंकि नई तरह की चीज शुरू होगी, नई तरह की कल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, so all right, so see you tomorrow, so bye bye till then। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू मैम। okay